Hello everyone, I'm your educator Amit. I'll be teaching social studies, history, geography, economics and polity. आज की इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का चैप्टर। ठीक है, अब ये चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं लैंड है, लैंड के यूजेस क्या क्या होते हैं, लैंड पॉल्यूट कैसे होता है, फिर सॉइल है, सॉइल का पोल्यूशन देखेंगे, सॉइल का फॉर्मेशन देखेंगे, वाटर है, वाटर में कैसे पोल्यूशन होता है, उसका कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है, वाइल्ड लाइफ के बारे में देखेंगे कि वाइल्ड लाइफ जो होती है, ठीक है, अर्थ पे कौन से जो एनिमल्स होते हैं, फ्लोरा फोना देखने को मिलते हैं, ये सारी चीजें हम ये टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नाउ बिफोर प्रोसीडिंग विद द टॉपिक, इफ यू पीपल हैव एनी डाउट्स, क्वेरीज, यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, आई एम ऑन यूट्यूब एज वेल। नाउ लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। अब ये जो चैप्टर है लैंड, सॉइल, वाटर का, ये चैप्टर हम लोगों को अर्थ के फिजियोग्राफिक डिविजन्स के बारे में बताने वाला है। अर्थ पे कौन से एनिमल्स रहते हैं, कौन से अर्थ के कौन से पार्ट पे होते हैं, ठीक है, लैंड कितनी है, कहाँ पे है, लैंड का टेरेन कैसा है, वाटर का क्या एबिलिटी है, उसको कंजर्व कैसे किया जा सकता है, ये सारी चीजें ये चैप्टर में दी हुई है। ठीक है, अब ये जो चैप्टर स्टार्ट होता है ये एक स्टोरी से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये दो लोगों की स्टोरी दी हुई है, एक है माम्बा, ठीक है, और दूसरा है पीटर। अभी माम्बा जो है ये एक फीमेल है, ठीक है, ये कहाँ पे रहती है, तंजानिया में, अफ्रीका में रहती है। और ये जो पीटर है ये कहाँ रहता है, ये रहता है न्यूजीलैंड में। ठीक है, ये दोनों अलग अलग कंट्रीज है। अभी अफ्रीका जो है ये तंजानिया में रहती है, अफ्रीका में। अभी तंजानिया में ये जो माम्बा है, ये फीमेल है, ये सुबह उठती है मॉर्निंग में, काय के लिए, पानी भरने के लिए। उसको जो रिवर होती है, रिवर में से पानी एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, निकालना पड़ता है अपने फैमिली यूज के लिए, ठीक है, अपने डोमेस्टिक यूज के लिए। देन शी हेल्प्स द मदर इन द हाउस एंड जॉइंस ब्रदर्स इन टेकिंग केयर ऑफ द गोड्स। फिर उसके वो उसकी मदर को हेल्प करती है, घर में जो भी डोमेस्टिक वर्क होता है, कुकिंग में हेल्प करती है। फिर उसके भाइयों को मदद करती है, उनके जो गोड्स है उनको संभालने के लिए। ऑल आर फैमिली ओन्स अ पीस ऑफ रॉकी लैंड अराउंड द स्मॉल हट। अभी उनका जो छोटा जो झोपड़ा होता है, वो छोटे झोपड़े के पास उनकी छोटी सी जमीन होती है। ठीक है, और ये जो जमीन पे वो क्या ग्रो करते हैं, थोड़ा बहुत मेज ग्रो करते हैं, और इसकी वजह से उनकी फैमिली ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाती, मतलब इनका इनकम लेवल अच्छी नहीं है। अभी दूसरे केस में यहाँ पे कौन दिया हुआ है, यहाँ पे दूसरा केस जो दिया है, यहाँ पे पीटर है। पीटर न्यूजीलैंड से बिलोंग करता है। ठीक है, इसकी फैमिली जो है एक वुल प्रोसेसिंग फैक्ट्री ओन करती है। क्या ओन करती है, वुल प्रोसेसिंग फैक्ट्री ओन करती है, मतलब ये पैसे के हिसाब से थोड़ा सा अच्छा है ये पीटर, मतलब वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करता है। एवरी डे व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम द स्कूल, पीटर वॉचेस हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ द शिप। मतलब जब भी ये पीटर जो स्कूल में जा रहा है, ठीक है, ये मामा स्कूल में भी नहीं जा रही थी, ये पीटर स्कूल में जा रहा है। स्कूल में जाने के बाद वो अपने अंकल का काम देखता है कि वो शिप्स को कैसे संभाल रहे, उनका वुल जो है वो कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे। अभी ये जो वुल प्रोसेसिंग फैक्ट्री होती है, ये क्या करती है, वुल प्रोसेसिंग फैक्ट्री में जितने भी शिप्स होते हैं, उनके जो बाल होते हैं वो निकाले जाते हैं और उससे ब्लैंकेट्स वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोला जा रहा है, वुल प्रोसेसिंग फैक्ट्री बोला जा रहा है। द शिप यार्ड इज सिचुएटेड ऑन द वाइड ग्रासी प्लेन्स विद द हिल्स इन द फार डिस्टेंस। अभी इनकी जो शिप यार्ड है वो बहुत बड़ा है, बड़े जगह पे है। ठीक है, वहां पे उनको शिप्स को रखा जा रहा है। ठीक है, वहां पे ये संभालने का काम कर रहे हैं शिप्स को, और उनसे उनके बाल निकाल के उसके ब्लैंकेट्स बनाए जा रहे हैं। इट इज मैनेज्ड इन अ साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अभी इनकी जो फैक्ट्री चल रही है उसमें वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। ठीक है, मशीन्स वगैरह यूज करते हैं उसका वुल निकालने के लिए, ब्लैंकेट्स बनाने के लिए। पीटर्स फैमिली आल्सो ग्रोज वेजिटेबल्स थ्रू द ऑर्गेनिक फार्मर। अभी जो पीटर है उसकी फैमिली ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करती है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब ऐसी फार्मिंग जिसमें फर्टिलाइजर्स यूज नहीं होते और जिसके जो क्रॉप्स होते हैं उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो मतलब ये जो है ये क्या है, पीटर अच्छे फैमिली से बिलोंग करता है और अच्छे कंडीशन है उसकी एज कंपेयर टू माम्बा। अभी ये दोनों जो है, ठीक है, ये माम्बा जो है ये अफ्रीका से बिलोंग करती है, ये माम्बा जो है कहा किससे बिलोंग करती है, अफ्रीका से। एक मिनट, ये जो माम्बा है ये किससे बिलोंग करती है, अफ्रीका। ठीक है, और ये जो है ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करता है। माम्बा एंड पीटर से टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड लीड अ वेरी डिफरेंट लाइफ्स। अभी ये जो माम्बा और ये पीटर जो है ये दुनिया के अलग अलग कोने में रहते हैं। ठीक है, अलग अलग कोने में, इसलिए उनकी जो जिंदगी है, उनकी जो लाइफ है वो बहुत अलग है एक दूसरे से। ठीक है, दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड। अभी ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस किसकी वजह से देखने को मिल रहा है, बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ लैंड। इनकी जो न्यूजीलैंड में जो जमीन है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड है, जो अफ्रीका में जो लैंड है वो फर्टाइल लैंड नहीं है। ठीक है, जो लैंड है, सॉइल है, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल एंड यूसेज ऑफ द टेक्नोलॉजी, इसी की वजह से इनकी जो लाइफ है ये क्या है, डिफरेंट है। मतलब यहाँ पे न्यूजीलैंड में उसकी जमीन भी अच्छी है, वहाँ पे सॉइल भी अच्छा है, एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा होता है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी भी है, नेचुरल वेजिटेशन भी है, सारी चीजें। पर अफ्रीका में माम्बा के पास ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं है, इसलिए दोनों की जो लाइफ है वो क्या है, डिफरेंट है। द अवेबिलिटी ऑफ सच अ रिसोर्स इज द मेन रीजन प्लेसेस डिफर फ्रॉम ईच अदर। अभी ये सारी जो चीजों की अवेबिलिटी होती है, ये सारी चीजों जो हमने देखी,
ये सारी चीजों की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड होता है कि कोई भी जो जगह है वो ज्यादा अच्छी से चल रही है एग्रीकल्चर, यहाँ पे वो जगह पे अच्छा हो रहा है कि कम हो रहा है, ये सारे फैक्टर्स उसको रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे जो पीटर था उनके यहाँ पे ये सारी चीजें अवेलेबल है, तो उसकी कंडीशन क्या है, वेल ऑफ है। पर यहाँ पे मांबा है, मांबा के यहाँ पे ये सारी चीजें नहीं मिल रही है, तो उसकी फैमिली क्या कर रही है, सफर कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट अभी लैंड के बारे में बात करते हैं। लैंड मतलब जमीन जिसपे हम रहते हैं, जिसपे हमारे स्कूल्स है, अपना घर है, ठीक है, जो जिसपे हम चलते हैं उसी जमीन बोला जा रहा है। लैंड इज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। अभी जो लैंड है ये सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स हो जाती है। इट कवर्स ओनली 30% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। मतलब अर्थ सरफेस पे 3/4, अगर हम पैरे अर्थ की बात करें तो अर्थ के अगर हम 4 टुकड़े कर दे, ये तो 3 टुकड़े जो होते हैं अर्थ पे क्या है, ओशन है। बस 1/4 ऑफ द जो पोर्शन है उस पे क्या है, लैंड है, जमीन है, जिसपे हम रहते हैं। ठीक है, तो ये 30% एरिया है। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ इज मेनली ड्यू टू द वेराइड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। अभी जो अर्थ है, अर्थ पे अलग अलग कंट्रीज एग्जिस्ट करती है, अलग अलग कंट्रीज पे पॉपुलेशन अलग अलग है। ठीक है, कुछ जो एरियाज है वो बहुत ज्यादा ओवर पॉपुलेटेड है, कुछ एरियाज बहुत कम पॉपुलेटेड है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ द लैंड एंड क्लाइमेट। किसी भी स्पेसिफिक एरिया का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे जगह पे रहना पसंद नहीं करोगे जहां पे 24/7 बर्फ पड़ती हो, आप ऐसे डेजर्ट जैसे एरिया में भी रहना पसंद नहीं करोगे। तो क्लाइमेट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द रग टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स, लो लाइंग एरियाज सस्पेक्टेबल टू वाटर लॉगिंग, डेजर्ट एरियाज, थिक फॉरेस्ट एरियाज आर नॉर्मली स्पार्सली पॉपुलेटेड। मतलब ये सारी जगह की जो बात की जा रही है, रग माउंटेन मतलब ऐसी टोपोग्राफी जहाँ पे हर जगह पे माउंटेन माउंटेन है, आप एक फ्लैट जगह आपको नहीं मिल रही जहाँ पे आप घर बना सकते हो। ठीक है, वहाँ पे स्टीप स्लोप है। स्टीप स्लोप मतलब क्या होता है, ये जो माउंटेन है उसके ऐसे स्टीप स्लोप होते हैं, इसको स्टीप स्लोप बोला जाता है। ठीक है, माउंटेन के स्टीप स्लोप पे तो घर नहीं बना सकते, आप रह भी नहीं सकते वहां पे। ठीक है, और ऐसी जगह पे वहां पे वाटर लॉगिंग कंडीशन है, मतलब ऐसी लैंड जहाँ पे 24/7 बस पानी भरा रहता है, ऐसे जगह पे भी नहीं आप रह सकते, डेजर्ट जैसे एरिया में भी नहीं रह सकते। तो इसलिए वहां पे जो पॉपुलेशन होती है क्या होती है, स्पार्सली पॉपुलेटेड। स्पार्सली मतलब वेरी लिटिल, स्पार्सली मतलब वेरी लिटिल। ठीक है, plains and the river valleys offer suitable land for the agriculture, hence they are densely populated। मतलब जो प्लेन एरिया होते हैं, प्लेन एरिया मतलब कौन से एरिया हो जाते हैं, जो पूरे फ्लैट है, ये इसको क्या बोला जाता है, प्लेन एरिया बोला जाता है। अभी जो प्लेन एरिया होता है, ये प्लेन एरिया में अच्छी जमीन मिल जाती है, पानी मिल जाता है, रिवर्स होती है। ठीक है, जो जमीन भी होती है वो फर्टाइल लैंड होती है, फर्टाइल सॉइल वहां पे देखने को मिलती है, इसलिए वहां पे एग्रीकल्चर ज्यादा होता है। जहां पे एग्रीकल्चर ज्यादा होता है ऑब्वियसली वहां पे पॉपुलेशन भी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, लैंड यूज, अभी लैंड के बहुत सारे यूजेस है। लैंड के क्या यूजेस है, हम तो जनरली भी बहुत सारे यूजेस बता सकते हैं। ठीक है, लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज एग्रीकल्चर। पहला तो है एग्रीकल्चर, फिर फॉरेस्ट्री में काम आ रहा है, माइनिंग में, बिल्डिंग हाउसेज में, रोड्स बनाने में और इंडस्ट्रीज बनाने में। ये सारे क्या है, लैंड की यूजेस है। लैंड जो है एग्रीकल्चर जो है, हम एग्रीकल्चर जो है वो जमीन पे कर रहे हैं, फॉरेस्ट भी है वो जमीन पे है। ठीक है, हम बिल्डिंग्स भी बना रहे हैं जमीन पे, और जो इंडस्ट्रीज भी बनाई जा रही है कहाँ पे है, वो जमीन पे है। ठीक है, द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर। अभी लैंड का यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये फैक्टर्स पे डिपेंड होता है, उसकी टोपोग्राफी पे। टोपोग्राफी पे मतलब क्या, अगर एक माउंटेन है, ये माउंटेन पे टॉप पे जाके आप रहना पसंद करोगे कि नीचे फ्लैट लैंड पे रहना पसंद करोगे, ऑब्वियसली ये फ्लैट लैंड पे रहना पसंद करोगे। तो ये क्या हो जाता है, टोपोग्राफी हो जाता है। मतलब अगर स्पेसिफिक एरिया में सॉइल अच्छी है कि नहीं, फर्टाइल सॉइल है, तो वहां पे आप एग्रीकल्चर कर लोगे, तो अच्छी से वहां पे रह लोगे। पर डेजर्ट जैसे एरिया में जो सॉइल होती है वो वैल्यूलेस होती है, तो वहां पे एग्रीकल्चर भी नहीं किया जा सकता। तो आप डेजर्ट में रह सकते हैं क्या, नहीं रह सकते। एक स्पेसिफिक क्लाइमेट, अगर एक स्पेसिफिक क्लाइमेट है जहां पे बहुत ज्यादा ठंडी है, बहुत ज्यादा ठंडी या बहुत ज्यादा गर्मी, तो वहां पे भी आप रहना पसंद करोगे क्या, नहीं करोगे। तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक लैंड यूज करना है कि नहीं करना है उसको डिटरमाइन करने में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, और दूसरे और दो फैक्टर्स है, एक तो मिनरल्स है और दूसरा है अवेबिलिटी ऑफ वाटर। ये अवेबिलिटी ऑफ वाटर जो होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग ऐसी जगह पे ही घर लेना पसंद करोगे जहां पे 24/7 पानी हो। ठीक है, पानी जो होता है वो डे टू डे बहुत सारे यूजेस होते हैं पानी के, बिना पानी के आप नहीं रह सकते। तो पानी की भी अवेबिलिटी देखना जरूरी है और मिनरल्स की अवेबिलिटी भी देखना जरूरी है। आपको अगर इंडस्ट्री चलाना है, इंडस्ट्रीज में से एक्सट्रैक्शन करना है, कोई चीजें बनानी है, तो मिनरल्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो किसी भी जगह पे आप किसी भी जमीन का अगर यूज करना है कि नहीं करना, ये फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है। ये बात समझ में आ रही है। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन टेक्नोलॉजी आर आल्सो इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स ऑफ लैंड यूज पैटर्न। मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी दोनों यूज किए जा रहे हैं। आप लोग ऐसी जगह पे घर लेना पसंद करोगे जहां पे ऑलरेडी पॉपुलेशन रह रही है। ठीक है, ऐसे हिमालय में जाके तो घर नहीं लोगे आप। ठीक है, तो आप ऐसी जगह पे रहोगे जहां पे ऑलरेडी लोग रहते हैं। ठीक है, और ऐसे जगह पे रहोगे जहां पे टेक्नोलॉजी ज्यादा इजी है, मतलब आपको कंफर्ट मिल जाएगा, आपके पास टेक्नोलॉजी है। फॉर एग्जांपल आपके पास लैपटॉप है, आपके पास फोन है,
जो फोन में जहाँ नेटवर्क मिल रहा है वही रहना आप पसंद करोगे। मतलब जल्दी टेक्नोलॉजी होने की वजह से क्या हो जाता है, आपकी जो लाइफ होती है वो ईजी हो जाती है, काम करना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। तो लोग जो है ऐसी जगह पे रहना पसंद करते हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है और जहाँ पे लोग ऑलरेडी रहते हैं, ठीक है। अभी आपके टेक्स्ट बुक में ये डू यू नो वाला सेक्शन दिया हुआ है। 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज ओनली 30% ऑफ द लैंड एरिया। मतलब 90% ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया वर्ल्ड की जो है वो 30% लैंड पे रह रही है। द रिमेनिंग 70% ऑफ द लैंड इज आइदर स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनहैबिटेड। और जो 70% जो जमीन है, एक तो वहां पे पॉपुलेशन बहुत कम है, या वहां पे डेजर्ट है, या कोल्ड डेजर्ट है, या माउंटेन्स है, ठीक है। लैंड कैन बी क्लासिफाइड, अभी क्लासिफिकेशन दिया है लैंड का। लैंड के दो क्लासिफिकेशन, एक तो प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड। ये पहला क्लासिफिकेशन है, ये दूसरा क्लासिफिकेशन है। अभी प्राइवेट लैंड मतलब क्या, द लैंड विच इज ओन्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल। मतलब आप, मैं अगर अकेला हूं, मेरी कोई जमीन है तो इसको प्राइवेट लैंड बोला जा रहा है। और पूरे कम्युनिटी की, पूरे सोसाइटी की जो जमीन है इसी को क्या बोला जा रहा है, कम्युनिटी लैंड बोला जा रहा है। अभी प्राइवेट लैंड पे पूरा राइट्स मेरे होंगे, मेरा मेरा राज चलेगा मेरे लैंड पे, मैं जो बोलूंगा वो होगा। और जो कम्युनिटी लैंड में क्या होगा, जो कम्युनिटी चाहेगी वो होगा। सब कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं वो सब लोग उस जमीन को यूज कर सकते हैं। इसी को क्या बोला जा रहा है, कम्युनिटी लैंड। कम्युनिटी लैंड इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी फॉर द कॉमन यूजेस। मतलब आप अगर किसी सोसाइटी में रहते होंगे तो सोसाइटी में कॉमन एरिया होता है, ठीक है। कॉरिडोर्स होते हैं, प्लेइंग एरिया होता है, स्विमिंग पूल होता है, टेबल टेनिस का टेबल भी होता है। तो ये सब लोग क्या करते हैं, यूज कर, सब लोग यूज करते हैं, किसी एक का नहीं होता है। तो इसी को क्या बोला जा रहा है, कम्युनिटी लैंड बोला जा रहा है, ठीक है। दिस कम्युनिटी लैंड आर आल्सो कॉल्ड एज कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। अब ये कम्युनिटी लैंड को ये दूसरा नाम क्या दिया जा रहा है, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज उसको बोला जा रहा है। पीपल एंड द डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द एबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड। अभी जो लोग हैं और उनकी जो डिमांड्स है, लोगों के जो डिजायर्स है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, पर जो जमीन है वो बढ़ते जा रही है। क्या, जमीन तो है उतनी ही रहेगी, ठीक है। तो जमीन क्या है, लैंड क्या है, वो लिमिटेड है। द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अभी लैंड की जो क्वालिटी होती है वो प्लेस टू प्लेस डिफर करती है। फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया में देखो, इंडिया में एग्रीकल्चर लैंड बहुत ज्यादा है, ठीक है। नेट सोन जो एरिया होता है जहाँ पे एक्चुअली एग्रीकल्चर किया जाता है वो एरिया बहुत ज्यादा है। अभी कुछ एरियाज ऐसे भी होते हैं, डेजर्ट जैसे एरियाज होते हैं, कोल्ड डेजर्ट जैसे एरियाज होते हैं, माउंटेन्स जैसे एरियाज होते हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब एरिया की जो स्पेसिफिक लैंड की जो क्वालिटी होती है उसके हिसाब से भी जो पॉपुलेशन होती है क्या होती है, बाइफरकेटेड होती है। People started encouraging the common lands to build the commercial areas, housing complexes in the urban areas, and to expand the agricultural land in the rural areas. अभी लोग क्या कर रहे हैं, अपना सेटलमेंट बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए, एग्रीकल्चर बढ़ाने के लिए जो माउंटेन्स है, माउंटेन्स को काटा जा रहा है, फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, ठीक है। माउंटेन्स को ब्रेक डाउन किया जा रहा है जिससे कि जो लैंड है वो बढ़े और ज्यादा से ज्यादा लैंड यूसेज में आ जाए, ठीक है। तो लोग जो है क्या कर रहे हैं, कम्युनिटी लैंड बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, एनकरेज करके, ठीक है। Today the vast changes in the land use pattern also reflect the cultural change. अभी जो लैंड का जो यूज होता है वो ज्योग्राफी के हिसाब से हो रहा है, ठीक है। ज्योग्राफी मतलब स्पेसिफिक एरिया में जमीन कौन सी है, क्लाइमेट वहां पे कौन सा है, उसके हिसाब से लोग क्या करते हैं, लोगों का अपना एक कल्चर बनने लग जाता है। फॉर एग्जांपल इंडिया में देखो, इंडिया में जो कल्चर है, इंडिया में एग्रीकल्चर कल्चर है, मतलब एग्रीकल्चर होता है, अपने वेजिटेबल्स मिलते हैं तो कल्चर अलग होता है। ऑन द अदर हैंड आप लोग देख सकते हैं अफगानिस्तान में ज्यादा एग्रीकल्चर नहीं होता तो वो लोगों का कल्चर थोड़ा अलग है। उसके बाद आप यूरोप में जा सकते हैं, यूरोप में लोगों का कल्चर अलग है, ठीक है। तो जो कल्चर होता है वो ज्योग्राफी के हिसाब से और क्लाइमेट के हिसाब से देखने को मिलता है। Land degradation, landslides and soil erosion, desertification are the major threats to the environment. Threat to the environment मतलब क्या, एक क्या बोल सकते हैं उसको, खतरा, ठीक है। खतरा, थ्रेट मतलब क्या, खतरा। अभी जमीन को किस चीजों से खतरा है, पहले तो लैंड डिग्रेडेशन से। लैंड डिग्रेडेशन मतलब क्या, लैंड की जो क्वालिटी होती है वो खराब होने लग जाती है, डिग्रेड होने लग जाती है, लैंड स्लाइड्स होने लग जाते हैं। लैंड स्लाइड मतलब क्या, अगर फॉर एग्जांपल ये पूरा माउंटेन है, ये माउंटेन जो है, ये माउंटेन के जो पत्थर होते हैं वो टूटने लग जाते हैं, माउंटेन ब्रेक डाउन होने लग जाता है, इसी को लैंडस्लाइड बोला जाता है। उसके बाद सॉइल इरोजन होता है। सॉइल इरोजन मतलब क्या, एक स्पेसिफिक जो जमीन होती है उसके ऊपर जो सॉइल होती है, ये सॉइल उड़ के दूसरे जगह पे चली जाती है तो इसी को सॉइल इरोजन बोला जाता है। सॉइल इरोजन मतलब सॉइल अगर उड़ के चलेगी तो ये स्पेसिफिक जगह पे एग्रीकल्चर करते आएगा क्या, नहीं करते आएगा। फिर उसके बाद डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन मतलब क्या, डेजर्ट जैसे एरियाज डेवलप होना। अभी डेजर्ट जो होता है वहां पे धूप बहुत ज्यादा होती है, वहां पे जो सॉइल होती है उसके ऊपर आप एग्रीकल्चर भी नहीं कर सकते। जो डेजर्ट पे जो सॉइल मिलती है वो वैल्यूलेस सॉइल होती है, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये डेजर्टिफिकेशन जैसे भी जमीन को क्या हो सकता है, खतरे हो सकते हैं। एनवायरमेंट बिकॉज ऑफ द एक्सपांशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। अभी ये सारा जो थ्रेट्स देखने को मिल रहे हैं ये किसके वजह से देखने को मिल रहे हैं, एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के वजह से देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग फोटो में, ठीक है। जो सेटलमेंट है, लैंड सेटलमेंट है, यहाँ पे लैंड डेजर्टिफिकेशन है, ये लैंडस्लाइड है, यहाँ पे कैसे ये जो माउंटेन है ये ब्रेक डाउन होकर नीचे आ चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद ये डेजर्टिफिकेशन, इसको डेजर्टिफिकेशन बोला जाता है। जो जमीन हो जाती है वो खराब हो जाती है, उसके ऊपर आप वापस एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, ठीक है।
नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। अभी लैंड रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना। कंजर्वेशन मतलब क्या? प्रोटेक्ट और प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व, ठीक है। ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड्स लेड टू द लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। अभी जो लोग हैं, लोगों की पॉपुलेशन जैसे धीरे धीरे बढ़ती गई और उनके डिमांड्स भी उतने ज्यादा बढ़ते गए, इसकी वजह से क्या होने लग गया, जो फॉरेस्ट है वो काटने पड़े एग्रीकल्चर लैंड बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए, रेसिडेंशियल सोसाइटीज बनाने के लिए। देयरफॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक। इसीलिए जो लैंड जो आज डिग्रेड हो रही है उसको चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर इंडिया की बात करें, अगर इंडिया में लैंड है, कितना यूजेबल लैंड है, कितना डिग्रेडेबल लैंड है। जो डिग्रेडेबल लैंड है उसको यूज में ला सकते हैं, ठीक है, उसके ऊपर बिल्डिंग्स बना सकते हैं। अफॉरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन, regulated use of chemical pesticides and fertilizers and checks on overgrazing are some of the common methods to conserve the land resources। अभी यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया है कि जो लैंड है उसको कंजर्व कैसे किया जा सकता है। क्या दिया है? सॉल्यूशन टू कंजर्व लैंड। क्या सॉल्यूशन दिया है? पहले तो आप क्या कर सकते हो, अफॉरेस्टेशन कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट को बढ़ा सकते हो, ठीक है, ट्रीज को प्लांट कर सकते हो, ट्रीज जो है वो ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को प्लांट कर सकते हो। फिर उसके बाद लैंड रिक्लेम कर सकते हो। लैंड रिक्लेमेशन मतलब क्या? ज्यादा से ज्यादा लैंड जो डेजर्टिफाइड हो गई उसको और ज्यादा ठीक कर सकते हो, उसको फर्टाइल बना सकते हो। रेगुलेटेड केमिकल पेस्टिसाइड जो है उसको रेगुलेट कर सकते हो, कम से कम केमिकल्स यूज कर सकते हो, ठीक है। जो इंडस्ट्रीज होती है अपना केमिकल वेस्ट लैंड पे छोड़ देती है, ठीक है, उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो। फिर उसके बाद जो फर्टिलाइजर्स है जो एग्रीकल्चर में यूज होते हैं उसका यूज आप कम कर सकते हो, ठीक है। ओवर ग्रेजिंग है वो भी कम कर सकते हो। ओवर ग्रेजिंग मतलब क्या? जो एनिमल्स होते हैं वो एनिमल्स घास फूस खाते हैं, फॉरेस्ट के घास खाते हैं, तो वो खाते खाते क्या करते हैं, जमीन में जितने भी रूट्स होते हैं उसको भी उखाड़ के खा लेते हैं। उसकी वजह से जो जमीन होती है सॉइल इरोजन ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। इससे जो लैंड है वो क्या हो सकता है, कंजर्व हो सकता है, प्रोटेक्ट हो सकता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है सॉइल। अभी यहाँ पे सॉइल की बात करते हैं। अभी सॉइल का इंग्लिश में आप अगर देखोगे कि डेफिनेशन सॉइल का मीनिंग क्या होता है, इट इज अ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, मतलब एक ऐसा ग्रेनी सब्सटेंस जो अर्थ के सरफेस को कवर करके रखा हुआ है। इट इज क्लोजली लिंक्ड टू द लैंड। और ये किस पे होता है? जमीन पे होता है, ठीक है। अभी ये जो सॉइल होती है, ये सॉइल को बनने में तो हजारों साल लग जाते हैं, ठीक है। ये सॉइल है ऐसी, 1 सेंटीमीटर सॉइल को भी क्या हो जाता है, बहुत हजारों साल लगते हैं बनने के लिए। लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल। अभी जो लैंड फॉर्म्स होते हैं वो सॉइल का टाइप डिटरमाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करेंगे, राजस्थान में जो क्लाइमेट है वो क्लाइमेट के हिसाब से वहां पे वो सॉइल होगी। महाराष्ट्र में आओगे तो महाराष्ट्र का जो क्लाइमेट होगा उसके हिसाब से वो सॉइल होगी, क्योंकि वो फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक्स। अभी जो सॉइल होती है ये तीनों चीजों से बनाई जाती है। पहले तो ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर मतलब जो काउ डंग होता है, ठीक है, एनिमल वेस्ट होता है, इससे बनाई जाती है सॉइल। सॉइल में मिनरल्स होते हैं बहुत सारे, वो मिनरल्स जो सॉइल में अपन जो क्रॉप्स प्लांट करते हैं वही मिनरल्स हम इनटेक करते हैं, अपने को भी मिनरल्स लगते हैं। फिर उसके बाद जो वेदर्ड रॉक्स होते हैं, वेदर्ड रॉक्स मतलब क्या? जो बड़े बड़े जो रॉक्स होते हैं, वो टूटने लग जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो ब्रेक डाउन होते हैं, वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उससे ये सॉइल बनती है, ठीक है। दिस हैपेंस थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। अभी ये सारी जो सॉइल जो बनती है, ये सॉइल बनने का जो प्रोसेस है इसको क्या बोला जा रहा है? वेदरिंग बोला जा रहा है। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक्स द सॉइल फर्टाइल। अभी जो मिनरल्स है उसका परसेंटेज सेम होना चाहिए, जो ऑर्गेनिक मैटर है उसमें भी सही होना चाहिए, तभी वो सॉइल पे क्या किया जा सकता है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से किया जा सकता है, और उसी सॉइल को फर्टाइल सॉइल बोला जाता है। मतलब राइट प्रोपोर्शन ऑफ मिनरल्स एंड राइट प्रोपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, तभी अपने जो क्रॉप्स होते हैं वो अच्छे से ग्रो हो सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट है लैंडस्लाइड्स। अभी लैंडस्लाइड हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। लैंडस्लाइड मतलब क्या होता है? जो माउंटेन होता है, ये माउंटेन्स के जो रॉक होते हैं, यहाँ पे फोटो में आप लोग देख सकते हो, उसके रॉक कैसे फिसलने लग जाते हैं और वो रॉक जो टूट के नीचे आ जाता है। तो इसमें जो ह्यूमंस होंगे उनकी भी डेथ हो सकती है, कार्स होंगे वो तो ये बड़े बड़े पत्थरों से तो कार भी टूट जाएंगे, ट्रक्स भी हट जाएंगे। लैंडस्लाइड्स आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स। अभी लैंडस्लाइड इसको क्या बोल सकते हैं? मास मूवमेंट ऑफ रॉक। रॉक्स जब धंस के नीचे आने लग जाते हैं उसका जो मास मूवमेंट होता है इसको हम क्या बोल सकते हैं? लैंडस्लाइड बोल सकते हैं। द ऑफन टेक प्लेस इन द कंजंक्शन विद द अर्थक्वेक्स। अभी ये जो लैंडस्लाइड है, ये जो सॉइल होती है, वो सॉइल या पत्थर जो होते हैं वो जब पोरस होने लग जाते हैं, खोखले होने लग जाते हैं, तब तो वो नीचे आते हैं। और ये लैंडस्लाइड किसकी वजह से हो सकता है? ये अर्थक्वेक की वजह से हो सकता है। मतलब जब अर्थक्वेक आता है तो पूरी जो जमीन होती है वो हिलने लग जाती है, तो जो पत्थर होते हैं वो भी माउंटेन पे हिलने लग जाते हैं। फिर उसके बाद फ्लड से आ सकता है, बहुत सारा पानी होने के कारण जो सॉइल होता है वो पिघलने लग जाता है, ठीक है। मतलब सॉइल वो पानी के साथ सेडिमेंट होने लग जाता है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है? लैंडस्लाइड देखने को मिलता है। और जो वोल्केनोज होते हैं, वोल्केनोज की वजह से भी क्या देखने को मिल सकता है?
लैंडस्लाइड देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अ प्रोलॉन्ग्ड स्पेल ऑफ रेनफॉल कैन कॉज हेवी लैंडस्लाइड दैट कैन ब्लॉक द फ्लो ऑफ रिवर फॉर क्वाइट सम टाइम। अभी एक जगह पे अगर बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल ये स्पेसिफिक छोटा माउंटेन है, ठीक है, ये माउंटेन पे बहुत ज्यादा बारिश हो गई तो ये माउंटेन में जितना भी खोखले पत्थर होंगे, जितनी भी सॉइल होगी, वो पानी के साथ बह जाएगी और ये यहाँ पे लैंडस्लाइड हो जाएंगे। और लैंडस्लाइड होने के कारण क्या हो जाएगा, एक स्पेसिफिक रोड को भी ये ब्लॉक कर देंगे। अगर रिवर में ये पत्थर गिर रहे तो रिवर को ब्लॉक कर देंगे। इन द हिली टेरेन लैंडस्लाइड्स हैव बीन अ मेजर एंड वाइडली स्प्रेड नेचुरल डिजास्टर। अभी बहुत जगह पे इंडिया में भी ये जो लैंडस्लाइड्स है हिमाचल प्रदेश जैसे एरियाज में बहुत कॉमन है, हिमालयन एरिया में तो बहुत ज्यादा कॉमन है, क्योंकि जो हिमालयज है, एवर ग्रोइंग हिमालयज है, वो बढ़ते ही जा रहे हैं। इसके वजह से जो इम्बैलेंस है वो बहुत ज्यादा वहां देखने को मिलता है। That often strike life and property and occupy position of major concern। और इसी की वजह से ये एक बहुत बड़ा इशू देखने को मिलता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है मिटिगेशन मैकेनिज्म। अभी ये जो लैंडस्लाइड है, ये लैंडस्लाइड को हम कम कैसे कर सकते हैं, उसको ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एडवांसमेंट इन साइंटिफिक टेक्निक्स हैज एम्पावर्ड अस टू अंडरस्टैंड व्हाट फैक्टर कॉजेज लैंडस्लाइड एंड हाउ टू मैनेज देम। मतलब ये साइंटिफिक टेक्निक की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से अपने को ये पता चला है कि ये जो लैंडस्लाइड है ये होते किस वजह से है, ठीक है। रिसर्चर्स ने बहुत सारा स्टडी किया, उस पर जो सॉइल है उसके ऊपर स्टडी किया, रॉक्स है उसके ऊपर स्टडी किया गया, उससे पता चला कि ये लैंडस्लाइड है, उसके पीछे रीजन क्या होता है। तो इसी रीजन से वो प्रॉब्लम भी सॉल्व करने का सोल्यूशन भी दे रहे। हजार्डियस मैपिंग टू लोकेट एरियाज टू प्रोन लैंडस्लाइड्स, मतलब ऐसे एरियाज जहां पे लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा कॉमन है, वो एरियाज को आप क्या कर दो, वो एरियाज को डेंजरस बता दो, ठीक है, वहां पे लोगों को रहने ही मत दो। अगर लैंडस्लाइड हो गया तो कोई वहां पे मरेगा नहीं एटलीस्ट। एंड सच एन एरियाज कैन बी अवॉइडेड फॉर बिल्डिंग सेटलमेंट। और ऐसे एरियाज में कोई जाके रहेगा नहीं, वहां पे रेसिडेंशियल सोसाइटीज नहीं बनेगी, इंडस्ट्रीज नहीं बनेगी। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेशन ऑफ वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग, मतलब यहाँ पे ऐसे कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है, ऐसे एक वॉल यहाँ पे बनाई जा सकती है। ये फोटो में आप लोग देख सकते हो कि वॉल यहाँ पे कैसे बना है। ये जो ऊपर माउंटेन है, यहाँ पे वॉल बना है। ये वॉल की वजह से क्या हो सकता है, वो जो ऊपर का जो पत्थर है वो ऊपर के ऊपर ही रह जाएगा, मतलब वो नीचे लैंडस्लाइड नहीं होगा, ठीक है। इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट द लैंडस्लाइड, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा ट्रीज भी माउंटेन पे प्लांट कर सकते हो। ये ट्रीज के जो रूट्स होते हैं, वो रूट्स क्या करते हैं, ये लैंड को, जो सॉइल होती है उसको होल्ड करने का काम करते हैं। तो अगर आपने ज्यादा ट्रीज भी प्लांट कर लिए तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, लैंडस्लाइड से बचा जा सकता है। द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द लैंडस्लाइड अलॉन्ग विद द रेन वाटर एंड स्प्रिंग कंट्रोल। अभी जो सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल है, ठीक है, मतलब जो पानी है, ये पानी को भी रेगुलेट किया जा सकता है, पानी को एक रास्ता दिया जा सकता है जिससे कि जो लैंडस्लाइड है वो कम देखने को मिले, ठीक है। ये सारे क्या हो जाते हैं, ये मिटिगेशन मैकेनिज्म्स हो जाते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। अभी ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिससे सॉइल फॉर्म होती है, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। पहले तो पैरेंट रॉक है, पैरेंट रॉक के बाद रिलीफ फीचर्स है, फिर उसके बाद फ्लोरा फोना है, फिर उसके बाद टाइम है, और टाइम के बाद क्लाइमेट है। ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं, ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी सॉइल फॉर्मेशन में। अभी ये पैरेंट रॉक है, पैरेंट रॉक मतलब क्या होता है, ये पैरेंट रॉक मतलब 3 टाइप्स के रॉक्स होते हैं, ठीक है। 3 टाइप के रॉक होते हैं। एक तो इग्निशियस रॉक होता है, इग्निशियस रॉक। दूसरा होता है सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक के बाद लास्ट होता है मेटाफॉर्मिक रॉक। लास्ट कौन सा होता है, मेटाफॉर्मिक रॉक। ये तीनों रॉक देखने को मिलते हैं। अभी जो भी सॉइल, कोई भी ये इसमें ये सॉइल से बन रही, कोई भी सॉइल ये तीनों रॉक में से अगर बन रही है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अलग होंगे, ठीक है। आपके सिलेबस में अभी ये रॉक का फॉर्मेशन नहीं दिया, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। इग्निशियस मतलब जो लावा होता है उससे वो सॉइल रॉक बनता है, इसको इग्निशियस रॉक बोला जाता है। सेडिमेंट्री रॉक मतलब जो वेदरिंग होता है, वेदरिंग के प्रोसेस से या रिवर के मूवमेंट की प्रोसेस जो रॉक्स होते हैं वो टूटने लग जाते हैं, उसको सेडिमेंट्री रॉक बोला जाता है। और मेटाफॉर्मिक रॉक मतलब क्या, अर्थ के नीचे जब ये दोनों रॉक अर्थ के नीचे रह जाते हैं और वो प्रेशर और जो एनर्जी होती है, जो हीट होती है, उसके ऊपर जब रिएक्ट करती है एक नया रॉक फॉर्म होता है, इसको क्या बोला जाता है, मेटाफॉर्मिक रॉक बोला जाता है। अभी जो सॉइल होती है, ये तीनों रॉक में से किसी भी एक टाइप की सॉइल हो सकती है। अगर एक स्पेसिफिक लैंड पे ये रॉक है तो ये रॉक की क्या होगी, वो सॉइल में कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। अगर सेडिमेंट्री रॉक के सेडिमेंट्री रॉक के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ठीक है। तो ये जो पैरेंट रॉक होता है उसके ऊपर पहले सॉइल का कलर डिटरमाइन होता है, उसका टेक्सचर, केमिकल कॉम्पोजिशन, उसके प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट, ये सारा ये पैरेंट रॉक से आता है, ठीक है। दूसरा है रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर्स मतलब ये जो रॉक है ये कौन से एल्टीट्यूड पे है, ठीक है, कौन से स्लोप पे है। एल्टीट्यूड पे मतलब ज्यादा माउंटेन पे है तो वो उसको स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशन उसको फेस करने पड़ेंगे, तो ये भी सॉइल का फॉर्मेशन क्या करता है, डिटरमाइन करता है।
तीसरा है फ्लोरा फोना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अभी जो फ्लोरा फोना होते हैं ये एनिमल्स जो होते हैं ये भी सॉइल फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो सॉइल जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें जाके रहते हैं, तो उनकी जो मेटाबॉलिज्म जो एक्टिविटीज होती है उसको इससे रॉक्स ब्रेक डाउन होने लग जाते हैं। कुछ एनिमल्स फ्लोरा फोना होते हैं, ट्रीज के रूट्स जो होते हैं वो पत्थरों में घुस जाते हैं, तो पत्थर भी क्या होने लग जाते हैं, ब्रेक डाउन होने लग जाते हैं। अभी नेक्स्ट है टाइम। अभी टाइम जो होता है, जितने टाइम तक ये जो रॉक है ये प्रोसेस सॉइल फॉर्मेशन का चलता रहेगा उतनी फाइन सॉइल बनते जाएगी, ठीक है। तो द डिटर्मिनेशन थिकनेस ऑफ द सॉइल प्रोफाइल, मतलब जो सॉइल जितना टाइम तक वो सॉइल बनने में वो लगेगा उतनी थिक वो सॉइल बनते रहेगी। और लास्ट है क्लाइमेट। क्लाइमेट मतलब क्या, स्पेसिफिक एरिया में टेम्परेचर कितना है, वो स्पेसिफिक जो रॉक है वो सॉइल है कौन से टेम्परेचर में रही, कितना वहां पे बारिश थी, ठीक है, वेदरिंग एक्टिविटी कितनी हुई, वहां पे ह्यूमस कितना था। ह्यूमस मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक कंटेंट होता है। क्या होता है ह्यूमस, ऑर्गेनिक कंटेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है, ये सॉइल फॉर्मेशन में ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। अभी सॉइल डिग्रेड कैसे होती है, डिग्रेड मतलब क्या, सॉइल की क्वालिटी खराब कैसे होती है और उसको प्रोटेक्ट करने के क्या क्या सॉल्यूशंस है। सॉइल इरोजन एंड डिप्लेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू द सॉइल। सॉइल इरोजन और डिप्लेशन, सॉइल इरोजन मतलब क्या बताया था मैंने, एक स्पेसिफिक लैंड की जो सॉइल होती है वो सॉइल एक जगह से उठ के हवा की वजह से या पानी की वजह से दूसरी जगह पे जाके सेटल हो जाती है, इसी को सॉइल इरोजन बोला था। अभी सॉइल इरोजन और सॉइल डिप्लेशन मतलब सॉइल जो है उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है, ये आज के बहुत बड़े थ्रेट्स है, ठीक है। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन, मतलब जो ह्यूमंस है वो भी सॉइल को खराब कर रहे हैं और जो नेचुरल फैक्टर्स है वो भी सॉइल को खराब कर रहे हैं। नेचुरल फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं, फ्लड्स हो गया, सुनामी हो गया, वॉल्केनो हो गया, वो भी सॉइल को खराब करते हैं। और ह्यूमंस तो इंडस्ट्रीज है, एग्रीकल्चर है, उसकी वजह से सॉइल को खराब ही कर रहे हैं। फैक्टर्स विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर डिफॉरेस्टेशन। अभी और कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से सॉइल खराब हो रही, पहले तो डिफॉरेस्टेशन, जो हम पेड़ काटते जा रहे हैं, जो फॉरेस्ट हम काटते चले जा रहे हैं, इसको डिफॉरेस्टेशन बोला है, उसकी वजह से सॉइल भी खराब होती जा रही है। जब तुम पेड़ काटते हो तो पेड़ जड़ से तुम उखाड़ते हो, उसकी वजह से जो सॉइल होती है वो भी क्या हो जाती है, वो उसमें सॉइल इरोजन ज्यादा हो जाता है, तो सॉइल भी खराब हो जाती है। नेक्स्ट है ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग मैंने पहले भी बताया, जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स क्या करते हैं, घास फूस खाते हैं, तो घास फूस जब वो खाते हैं, वो प्लांट्स को जब खाते हैं वो पूरा रूट से खाते हैं, तो रूट से खाने की वजह से क्या हो जाता है, रूट के खाने की वजह से वो रूट्स को बाहर निकालते हैं, तो पूरी जो जमीन होती है वो पूरी उसको उखाड़ते हैं और जो सॉइल होता है वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ने लग जाता है। ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। अभी ये केमिकल फर्टिलाइजर्स हम कहाँ पे यूज करते हैं, ये एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, ठीक है। तो ज्यादा अगर पेस्टिसाइड केमिकल्स आप यूज कर रहे हो उसकी वजह से भी सॉइल खराब हो जाती है। रेन वॉश हो गया, लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स। रेन वॉश मतलब क्या, बहुत ज्यादा बारिश आ गई, बहुत ज्यादा अगर जोर से बारिश आ जाती है तो पानी भी बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से सॉइल जो होती है वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। और लैंडस्लाइड और फ्लड एक रीजन हो सकता है जिससे इस सॉइल की जो क्वालिटी है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, ठीक है। अभी सम मेथड्स टू कंजर्व फॉरेस्ट सॉइल। अभी कुछ मेथड्स दिए सॉइल को कैसे कंजर्व किया जा सकता है। पहला है मल्चिंग। अभी ये मल्चिंग होता है, यहाँ पे आप फोटो देख सकते हो, ये मल्चिंग का फोटो है, ये क्या है, मल्चिंग। अभी ये फोटो ऑफ मल्चिंग का है, यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे जो स्ट्रॉज होते हैं, जो वीट होता है, वीट का जो वेस्ट होता है उसके स्ट्रॉज होते हैं, उसको क्या किया जाता है, ऑर्गेनिक मैटर में स्ट्रॉ को ये सॉइल के साथ यहाँ पे मिक्स किया जाता है, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर होता है मतलब काउडंग होता है, ये स्ट्रॉज होते हैं, उसको सारे को मिक्स करके थोड़ा सा मड मिक्स करके यहाँ पे जो क्रॉप होते हैं उसके पास में इसको ऐसे लगाया जाता है, जिससे कि क्या हो जाता है, ये जो सॉइल है वो एक जगह पे चिपकी रहती है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, मल्चिंग बोला जाता है। The bare ground between the plant is covered with a layer of organic matter like straw. It helps to retain soil moisture. मतलब ये जो है ये सॉइल को प्रोटेक्टेड रखती है, सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट मेंटेन करके रखती है, और जो सॉइल है वो उड़ के एक जगह से दूसरी जगह भी नहीं जाती, पानी की वजह से भी नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, पूरा सैंड है, ठीक है, स्ट्रॉ है और ऑर्गेनिक मैटर है। अभी नेक्स्ट है कॉन्टोर बैरियर्स। अभी जो कॉन्टोर बैरियर्स होते हैं ये क्या होता है, कॉन्टोर बैरियर्स मतलब स्टोन, ग्रास, सॉइल आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग द कॉन्टोर्स। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये छोटा सा माउंटेन है, यहाँ पे जो आदमी है ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ऐसे ट्रेंचेस बना रहा है, इसको क्या बोला जा रहा है, ट्रेंचेस। अब ये ट्रेंचेस क्यों बना रहा है, क्योंकि ये जो पानी है, अगर यहाँ पे बारिश हो रही, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बादल है, तो यहाँ पे अगर बारिश होते जा रही है, बारिश का जो पानी है यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टोर रहेगा, और जो पानी यहाँ पे जो क्रॉप्स उसने ग्रो किए, यहाँ पे आपको क्रॉप्स दिख रहे होंगे, ये क्रॉप्स जो ग्रो कर रहे हैं वो पानी वो क्रॉप्स के लिए यूज होगा। अभी नेक्स्ट है रॉक डैम। अभी रॉक डैम मतलब क्या, कि रॉक्स को यूज करके जो पानी का जो फ्लो होता है, यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं, पानी का जो फ्लो होता है उसको रोका जाता है, ठीक है। किसके लिए, पानी किसी भी चीज के लिए, पर्पस के लिए वो यूज किया जा सकता है। रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। मतलब जो रॉक्स होते हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है जिससे कि जो पानी का जो फ्लो है वो क्या हो जाए, स्लो हो जाए,
ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा पानी यूज करने के लिए मिले। दिस प्रिवेंट गलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस, इसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो पानी है उसका स्पीड कम हो जाता है और उसकी वजह से वो सॉइल को एक जगह से दूसरी जगह कैरी नहीं करता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, ये सॉइल कंजर्वेशन के अलग अलग मेथड्स हो जाते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट मेथड क्या दिया हुआ है, टेरेस फार्मिंग। अभी ये टेरेस फार्मिंग क्या होता है, ये आप फोटो में देख सकते हो, यहाँ पे टेरेस फार्मिंग दिया हुआ है। ये जो माउंटेन होता है यहाँ पे ऐसे उसके टेरेसेस बनाए जाते हैं। ठीक है, अभी ये टेरेसेस बनाए जाते हैं। यहाँ पे टेरेस फार्मिंग में क्या लिखा है, ब्रॉड फ्लोट स्टेप्स इन टेरेसेस आर मेड टू स्टीप स्लोप्स दैट फ्लैट सर्फेसेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। अभी यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ये जो माउंटेन आपको दिख रहा है यहाँ पे ऐसे फ्लैट सर्फेसेस बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, फ्लैट सर्फेसेस बनाए जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, क्रॉप्स ग्रो कर सकते हो। ठीक है, जो पानी होता है ऊपर से अगर बारिश से पानी भी आ गया तो वो धीरे धीरे यहाँ पे क्या करता है, हर एक क्रॉप को मिलता है, पूरा क्रॉप उठा के नहीं लेके जाता है। पानी का जो स्पीड होता है वो भी स्लो हो जाता है। अभी नेक्स्ट है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग मतलब क्या, जब आप एक साल में अलग अलग क्रॉप्स आपके एग्रीकल्चर लैंड पे ग्रो करते हो, ठीक है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी भी मेंटेन रहती है, इसी को क्या बोला जाता है, इंटरक्रॉपिंग बोला जाता है। अभी कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जो सॉइल की पूरी फर्टिलिटी क्या कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, जिससे जो सॉइल होती है वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी इनफर्टाइल हो जाती है। तो दूसरे कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने का काम करते हैं। तो इसलिए फार्मर क्या करते हैं, एक साल 3 महीने एक क्रॉप ग्रो कर लिया, फिर उसके 4 महीने और दूसरा क्रॉप ग्रो करते हैं, इसी को क्या बोला जाता है, इंटर क्रॉपिंग बोला जाता है। अभी नेक्स्ट है कॉन्टर प्लोइंग। अभी जो कॉन्टर प्लोइंग है, कॉन्टर बैरियर अलग होता है, कॉन्टर प्लोइंग अलग होता है। अभी यहाँ पे कॉन्टर प्लोइंग में क्या किया जाता है, यहाँ पे पैरेलल पैचेस बनाए जाते हैं। क्या बनाया जा रहा है यहाँ पे, पैरेलल पैचेस, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन, इंटरक्रॉपिंग हो गया। काउंटर प्लोइंग, प्लोइंग पैरेलल टू द कॉन्टोर्स ऑफ द हिल टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। मतलब यहाँ पे ऐसे पैरेलल स्लोप बनाए जाते हैं जिससे कि जो पानी है वो क्या हो जाए, रुक जाए, और जितने भी वहां पे क्रॉप्स है उसको वो पानी मिले। और लास्ट है शेल्टर बेल्ट्स। अब ये शेल्टर बेल्ट जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आपका स्पेसिफिक अगर ये पैच ऑफ लैंड होता है, ठीक है, ये स्पेसिफिक पैच ऑफ लैंड है, इसके आसपास क्या किया जाता है, ट्रीज ग्रो किए जाते हैं। ये फोटो में आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे ट्रीज ग्रो किए जाते हैं, जिससे कि जो सॉइल इरोजन है वो प्रिवेंट हो जाता है। क्योंकि सॉइल जो है, सॉइल को एक जगह से दूसरी जगह उड़ने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है, आसपास पूरे ट्रीज लगाए। अगर पानी भी जो है वो पानी ये ट्रीज कंज्यूम कर लेंगे, पानी की वजह से भी सॉइल इरोजन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाते हैं शेल्टर बेल्ट। अभी नेक्स्ट है पानी, वाटर। अभी यहाँ पे वाटर की बात करते हैं, ये सबसे ह्यूमन लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कोई फैक्टर आप बोल सकते हो। ठीक है, वाटर इज अ वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। रिन्यूएबल मतलब क्या, जो रिन्यू हो सकता है, जो अनलिमिटेड है। ठीक है, पर अगर आप अच्छे से यूज नहीं करोगे तो ये भी लिमिटेड ही है, पर इसको क्या बोला जा रहा है, रिन्यूएबल रिसोर्स बोला जा रहा है। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद द वाटर। अभी जैसे मैंने बताया, जो अर्थ है, अर्थ का अगर 4 हिस्सों में आप अर्थ को बांट दो तो ये जो 3 पार्ट है, 1, 2 और 3, ये किससे बने हुए हैं, ये ओशन से बने हुए हैं। मतलब यहाँ पे पानी है, पर जो ओशन वाटर होता है इसमें सॉल्ट कंटेंट ज्यादा होता है। ठीक है, तो ह्यूमंस जो है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते। Water is a vital renewable resource. 3/4 of the Earth's surface is covered with the water. It is therefore appropriately called as water planet. अभी अर्थ पे 3/4 पोर्शन ऑफ द पोर्शन जो है वो ओशन से भरा हुआ है, इसलिए जो अर्थ होता है, अपने अर्थ को क्या बोला जाता है, वाटर प्लैनेट भी बोला जाता है। ठीक है, इट वॉज इन द प्रिमिटिव ओशंस दैट लाइफ बिगेन्स ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स बैक। अभी जो लाइफ है वो लाइफ अर्थ पे कहाँ से शुरुआत हुई, लाइफ की पानी से शुरुआत हुई। पहला जो बैक्टीरिया था वो पानी में ही आया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे थ्योरीज है। Even today the oceans cover 2/3 of the Earth's surface and support rich variety of plants. आज भी ओशन बहुत सारे हैं जहाँ पे प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत सारे देखने को मिलते हैं, फिश जो होती है, मराइन लाइफ होती है, वो देखने को मिलते हैं। ओशन के अंदर भी प्लांट्स होते हैं। ठीक है, द ओशन वाटर इज हाउएवर सलाइन। सलाइन मतलब क्या, सॉल्टी। ओशन वाटर जो होता है उसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। ओशन वाटर में मिनरल्स भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, इसलिए जो ह्यूमंस होते हैं वो उसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते। फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, फ्रेश वाटर अकाउंट फॉर ओनली 2.7%। अभी जो फ्रेश वाटर होता है जो ह्यूमंस डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं वो कितना है, इट इज ओनली 2.7% है। फ्रेश वाटर मतलब ऐसा पानी जिसमें सॉल्ट कंटेंट नहीं है, मिनरल्स ठीक ठाक है, जो ह्यूमंस कंज्यूम कर सकते हैं, इसी को क्या बोला है, फ्रेश वाटर। अभी जो फ्रेश वाटर है वो कितना है, बस 2.7% है। 70% ऑफ दिस ऑकर्स इज द आइस शीट। अभी इसमें भी ये 2.7% में जो फ्रेश वाटर है उसमें भी 70% किसके फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, आइस शीट के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ग्लेशियर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, एंटार्क्टिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन्स। अब ये जो ग्लेशियर्स है एंटार्क्टिका, ग्रीनलैंड में देखने को मिलते हैं, जो 24/7 स्नो से कवर्ड होते हैं, जैसे जो पूरा बर्फ होता है उसको ग्लेशियर बोला जाता है। ड्यू टू द लोकेशन दे आर इनएक्सेसिबल। और उनकी जो ऐसी लोकेशन होती है तो उसको हम क्या नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे ऊपर माउंटेन में आप जाओगे तो वहां पे जाके रहना और वहां पे पानी यहाँ तक लाना मेन स्ट्रीम तक, वो ये बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। Due to their location, they are inaccessible. Only 1% of the fresh water is available and fit for human use. मतलब जो humans use consumption
कंजम्पशन करने के लिए कितना पानी है, ओनली 1% वाटर है, ठीक है। इट फाउंड एज अ ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर इन द रिवर्स एंड लेक एंड एज द वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। अभी ये जो पानी जितना 1% ह्यूमन कंजम्पशन के लिए मिल रहा है वो तो ग्राउंड वाटर है, जो सरफेस वाटर है जो रिवर्स में वो देखने को मिल रहा है, जो लेक्स में, और जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में जो हवा होती है उसमें भी वाटर कंटेंट होता है, ठीक है। तो ये 1% जो है ये 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कौन से? एक तो ग्राउंड वाटर के बाद जो सरफेस वाटर मतलब जो रिवर्स होती है, लेक्स होती है, और तीसरा क्या है जो वाटर वेपर में एग्जिस्ट करता है अपने हवा में, ठीक है, एटमॉस्फेयर में। अभी फ्रेश वाटर इज देयरफॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ। तो ये फ्रेश वाटर जो है ये सबसे ज्यादा कीमती हो जाता है, ठीक है। ह्यूमंस के लिए तो बहुत ज्यादा कीमती, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए भी बहुत ज्यादा कीमती है, ठीक है। तो अभी ये बस 1% एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसकी स्कैरसिटीज देखने को मिलते हैं। अभी इतना 3/4 ऑफ द ओशन वाटर है, ऐसा नहीं कि शॉर्टेज कभी होगा ही नहीं, पर जो ओशन वाटर है हम यूज नहीं कर सकते, उसको कंज्यूम नहीं कर सकते। वाटर कैन नाइदर बी एडेड नॉट सब्ट्रैक्टेड। अभी जो पानी है उसको ना हम ऐड कर सकते हैं ना सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो अर्थ में ही रहता है। किसकी वजह से रहता है? ये वाटर साइकिल की वजह से। अभी ये वाटर साइकिल क्या होता है, हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है कि जो सन होता है, ये सन रेज की वजह से क्या होता है, ये जो पानी होता है वो इवेपोरेट होने लग जाता है, तो ये पानी हवा में मिक्स हो जाता है, तो उसके क्या बन जाते हैं, बादल बन जाते हैं। और बादल बनने के बाद वही पानी यहाँ से जो ओशन से उठाया था वही यहाँ पे माउंटेन्स पे और जमीन पे गिरता है। तो ये जो पानी है कभी भी अर्थ से एडिशन भी नहीं होता और सब्सट्रैक्ट भी नहीं होता। इसको क्या बोला जा रहा है? वाटर साइकिल। ये पूरी जो साइकिल है ये इसको क्या बोला जाता है? वाटर साइकिल बोला जाता है। तो पानी कभी ऐड भी नहीं होता और सब्सट्रैक्ट भी नहीं होता, जितना अर्थ पे है उतना ही पानी रहेगा, ठीक है। ह्यूमन यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग बट ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अभी जो ह्यूमंस होते हैं वो पानी बहुत सारी चीजों के लिए यूज करते हैं, जैसे कि जो क्रॉप्स है वो ग्रो करने के लिए यूज करते हैं, डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज में भी बहुत सारा पानी यूज होता है। आप लोग वाटर पार्क जाते हैं ट्रिप के लिए, वहां पे भी पानी में ही नाच रहे हो आप लोग, तो वहां पे भी पानी यूज हो रहा है। तो हर जगह पे पानी जो होता है हर जगह पे यूज होता है, ठीक है। वाटर फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, रिजर्वायर्स ऑफ डैम्स आर ऑल यूसेजेस। Increased population, rising demand for food, cash crop, increased urbanization and rising standards of living are the major factors leading to the shortage. अभी पानी का जो शॉर्टेज है वो क्यों देखने को मिल रहा है? पॉपुलेशन जैसे दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज्यादा पानी कंज्यूम करेंगे लोग, ठीक है। उतनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज्यादा फूड ग्रेन प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, तो एग्रीकल्चर के लिए उतना ज्यादा पानी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अभी जैसे अर्बन सिटीज डेवलप होते जा रही है, सिटीज लोग विलेजेस से उठ के सब सिटीज में जा रहे हैं, तो सिटीज में वाटर का क्या हो जाएगा, रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करेंगे, वाटर को वहां पे डिमांड करेंगे, ठीक है। विलेज लेवल में लोग कम है, तो ये सारे रीजन जो होते हैं ये क्या हो जाते हैं, वाटर शॉर्टेज को लीड करते हैं, इसकी वजह से वाटर शॉर्टेज होते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर जो वाटर पोल्यूशन होता है ये एक अलग फैक्टर है। वाटर पोल्यूशन जो होता है, वाटर पोल्यूशन की वजह से मतलब जो पानी होता है वो फिट फॉर कंजम्पशन नहीं होता है, मतलब हम वो पानी इतना कंटामिनेट होता है, उसमें इतने सारे सोल्यूबल मैटर्स होते हैं, ठीक है, इतने सारे डिजीजेस होते हैं, उसमें कंटामिनेट हो जाता है, तो हम उसको कंज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है। अभी नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। अभी वाटर अवेलेबिलिटी के क्या क्या प्रॉब्लम्स है? There is a scarcity of water in many regions of the world. Most of Africa, West Asia, South Asia, parts of Western USA, Northwest Mexico, parts of South America and entire Australia are facing shortage. अब ये सारे जो कंट्रीज का यहाँ पे लिस्ट दिया है, ये सारे कंट्रीज में क्या चल रहा है, वो वाटर शॉर्टेज चल रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा है, एग्रीकल्चर भी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए पानी का शॉर्टेज भी हो रहा है, ठीक है। कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन मोस्ट सस्पेक्टेबल टू ड्रॉट्स फेस ग्रेट प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्कैरसिटी। ड्रॉट्स मतलब क्या? जब सूखा पड़ जाता है, दैट इज ड्रॉट, मतलब बारिश ठीक ठाक नहीं होती है, इसकी वजह से एग्रीकल्चर फेल हो जाता है, इसी को क्या बोला जा रहा है? ड्रॉट्स बोला जा रहा है। Thus water shortage may be consequences of variation in the seasonal or annual precipitation. अभी जो प्रेसिपिटेशन होता है, प्रेसिपिटेशन मतलब क्या है? प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश, रेन, ये ज्योग्राफिकल वर्ड है। प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश। अब ये बारिश जो होती है कौन से भी फॉर्म में हो सकती है, पानी के फॉर्म में हो सकती है, स्नो के फॉर्म में हो सकती है, स्लीट के फॉर्म में हो सकती है, या हेल के फॉर्म में हो सकती है, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन मतलब आप इन शॉर्ट याद करो, बारिश, ठीक है। तो ये जो प्रेसिपिटेशन है यहाँ पे सारे जोन्स, यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, ठीक है। एंड कॉज बाय द ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड कंटामिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्स। और वाटर जो शॉर्टेज है उसका और एक रीजन क्या है? पहले तो बारिश कम हो रही है, पहला रीजन तो हो गया। दूसरा रीजन क्या है? ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ज्यादा पानी यूज कर रहे हैं, और वो जो पानी जो बचा कुचा है वो क्या है? कंटामिनेटेड है, मतलब पोल्यूटेड वाटर है। इसी की वजह से क्या देखने को मिल रहा है? वाटर शॉर्टेज देखने को मिल रहा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स। अभी जो वाटर है उसको कंजर्व करना भी जरूरी है, जैसे जमीन है उसको भी कंजर्व करेंगे, वाटर है वाटर को भी कंजर्व करना पड़ेगा। वो भले अनलिमिटेड है पर उसको रिन्यू होने में टाइम तो लगेगा, ठीक है। तो ओशन वाटर है हम वो डायरेक्टली कंज्यूम भी नहीं कर सकते।
एक्सेस टू द क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्सेज इज अ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड। मतलब एक क्लीन वाटर और एडिक्वेट वाटर सोर्स मिलना एक आज बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। पानी तो आपको भले अवेलेबल हो रहा है पर कंटामिनेटेड वाटर मिल रहा है आपको, ठीक है। स्टेप्स हैव टू बी टेकन टू कंजर्व, इसलिए स्टेप्स लेने पड़ेंगे पानी को कंजर्व करने के लिए। इवन दो वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्स, इट्स ओवरयूज एंड पोल्यूशन कैन मेक अनफिट। भले मतलब वाटर जो है भले वो अनलिमिटेड एग्जिस्ट करता है और रिन्यूएबल रिसोर्स भी है, पर उसको अगर उसका ओवर यूज किया और उसको पोल्यूट किया तो क्या हो सकता है, पानी के शॉर्टेजेस हो सकते हैं। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सीवेज। अभी जो वाटर है वो पोल्यूट कैसे होता है, जो इंडस्ट्रीज होती है वो क्या करती है, अपना जो वेस्ट होती है, अपना जो केमिकल वेस्ट होता है या जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वो क्या कर देते हैं, पानी में बहा देते हैं। आप लोग देखो जो गंगा रिवर है, गंगा रिवर बहुत सालों से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रहा है, उसको साफ करने की कोशिश कर रहा है, पर गंगा रिवर साफ हो पा रही है क्या, नहीं हो पा रही है, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खर्चा कर रहा है। तो ये सारी जो इंडस्ट्रीज होते हैं वो क्या करते हैं, अपना काम बचाने के लिए अपना जो भी वेस्ट होता है वो रिवर में डाल देते हैं, ठीक है। आप मंदिरों में भी देखो, मंदिर का भी वेस्ट सब जाता है, ठीक है। आप जो आपके घर में जो भी चीजें होती है वो क्या कर देते हो, रिवर में डाल देते हो। तो इसकी वजह से क्या होता है, रिवर जो होती है वो पल्यूट होने लग जाती है। दे पल्यूट वाटर विद नाइट्रेट्स, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स। अभी जो पानी होता है ये पल्यूट किसकी वजह से हो रहा है, केमिकल्स तो है, पेस्टिसाइड्स भी है, जो मेटल्स है वो भी डाल देते हैं, और बहुत सारे हार्मफुल जो मिनरल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, वो भी पानी में डाले जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, वो वाटर जो है वो पल्यूट हो जाता है और अनफिट फॉर यूज हो जाता है, ठीक है। Most of these chemicals are non-biodegradable and reach human bodies through water। अभी ये सारे जो केमिकल्स इंडस्ट्रीज रिलीज करते हैं वाटर में, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब वो सॉइल में डिकम्पोज नहीं होते या मिक्स नहीं हो जाते। ये क्या हो जाते हैं, ये अफेक्ट करते हैं, पानी में ही रहते हैं। जब ह्यूमंस उसको कंज्यूम करते हैं तो ह्यूमंस क्या करते हैं, उसका शिकार हो जाते हैं, उनको डिजीज हो जाते हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज हो जाते हैं, बहुत सारे डिजीज देखने को मिलते हैं। वाटर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाय ट्रीटिंग ऑफ दिस इफ्लुएंट्स। अभी वाटर पोल्यूशन कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये सारी चीजों को ट्रीट करके, जो पानी है उसको फिल्टर करके। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। अभी जो फॉरेस्ट होता है, अगर आप ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट बढ़ाओगे, वेजिटेशन बढ़ाओगे, ज्यादा से ज्यादा ट्रीज प्लांट करोगे, तो इससे क्या होता है, जो वाटर होता है वो अपने आप फिल्टर होता है। जो ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड में जाता है पानी, वो अपने आप ये फॉरेस्ट की वजह से फिल्टर होने लग जाता है। वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड। अभी दूसरा जो मेथड है वो क्या है, वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग मेथड क्या है, वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है, ये जो हाउसेज होते हैं, ठीक है, जो प्रेजेंटली जो तमिलनाडु है, ये तमिलनाडु ने जो वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक है ये हर घर में कंपलसरी कर दिया है। अभी वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है, ये जो घर होते हैं, ये घर में जो टेरेसेस देखने को मिलते हैं, ये टेरेसेस में बारिश की वजह से जो भी पानी इकट्ठा हो जाता है, ये पानी को पाइप के थ्रू एक टैंक में जमा किया जाता है। और ये जो पानी होता है ये फ्यूचर में यूज किया जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक बोला जाता है, ठीक है। स्प्रिंकलर्स इफेक्टिव इरिगेशन एरियाज बाय चेकिंग द वाटर लॉसेस थ्रू द सीपेज एंड इवेपोरेशन। और पानी कंजर्व और कैसे कर सकते हैं, जो इरिगेशन सिस्टम एग्रीकल्चर में इरिगेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। उसमें भी ड्रिप इरिगेशन इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जो ड्रॉप बाय ड्रॉप क्रॉप्स को क्या करता है, पानी प्रोवाइड करता है। इन ड्राई रीजन्स विद द हाई रेट्स ऑफ इवेपोरेशन, ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन इज वेरी यूजफुल। मतलब ऐसे एरियाज में जो ड्राई एरियाज है, राजस्थान जैसे एरियाज में आपको अगर एग्रीकल्चर करना है तो वहां पे क्या यूज करना चाहिए, ड्रिप इरिगेशन यूज करना चाहिए। द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स कैन देयरफॉर बी कंजर्व्ड बाय अडॉप्टिंग दिस मींस। अभी ये जो वैल्यूएबल रिसोर्स है, जो वाटर अपना जो वैल्यूएबल रिसोर्स है, इसको कैसे कंजर्व किया जा सकता है, ये सारे मेथड से कंजर्व किया जा सकता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अभी वाइल्ड लाइफ मतलब यहाँ पे हम एनिमल्स की बात करने वाले, और नेचुरल वेजिटेशन मतलब फ्लोरा फोना सबकी बात करने वाले, ठीक है। Natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere। अभी ये फोटो में आप लोग देख सकते हो, जो लैंड होती है ये लैंड को बोला जाता है लिथोस्फीयर, जो वाटर होता है वाटर को बोला जाता है हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। और जो एयर होती है, एयर में यहाँ पे इसको एटमॉस्फेयर बोला जाता है। और जो तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है इसको क्या बोला जाता है, बायोस्फीयर, जहाँ पे एटमॉस्फेयर भी है, हाइड्रोस्फीयर भी और लिथोस्फीयर भी है, तो इसको क्या बोला जाता है, बायोस्फीयर बोला जाता है। इन द बायोस्फीयर लिविंग बीइंग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अब ये जो बायोस्फीयर होता है, यहाँ पे जितने भी लिविंग थिंग्स है वो एक दूसरे के ऊपर इंटर डिपेंडेंट है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर क्या है, वो इंटर डिपेंडेंट है। दस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज इकोसिस्टम। और इसी लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को यहाँ पे एज द होल क्या बोला जाता है, इकोसिस्टम बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, इकोसिस्टम बोला है। प्लांट्स प्रोवाइड अस विद द टिम्बर। अभी जो प्लांट्स होते हैं वो अपने को क्या प्रोवाइड करते हैं, टिम्बर प्रोवाइड करते हैं, वुड प्रोवाइड करते हैं। एनिमल्स के लिए शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, अपने लिए जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और क्या देते हैं बाहर, ऑक्सीजन को देते हैं। प्रोटेक्ट सॉइल सो इसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। अभी जो प्लांट्स होते हैं ये सॉइल को भी प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। Acts as a shelter beds, help in the storage underground water, gives us fruits, nuts, latex,
टर्पंटाइन ऑयल, गम। और ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये सारी चीजें अपने को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। उसमें से वुड मिलता है, मेडिसिन मिलते हैं, ठीक है, फ्लोरा फोना देखने को मिलता है, रबर भी होता है वो फॉरेस्ट से देखने को मिलता है, वुड तो है ही। तो ये सारी जो चीजें होती है ये कौन प्रोवाइड करता है, ये फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट, देयर आर इन्यूमरेबल यूजेस ऑफ प्लांट्स एंड यू कैन ऐड सम मोर। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स। अभी वाइल्ड लाइफ जो होती है इसमें कौन होते हैं, सारे एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स, ये भी इसमें भी आ जाते हैं। दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वूल। अभी ये जो एनिमल्स होते हैं ये ह्यूमंस को क्या प्रोवाइड करते हैं, पहले तो मिल्क प्रोवाइड करते हैं, मिल्क जो हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मीट, मतलब जो चिकन आप खाते हैं ये मीट प्रोवाइड एनिमल्स करते हैं। और जो वुल होता है, वुल मतलब हम लोगों ने देखा था जो पीटर था वो उसकी वुल की फैक्ट्री थी, तो पीटर की फैक्ट्री में क्या हो रहा था, जो शीप है, शीप का वुल निकाला जाता था और उसके ब्लैंकेट्स बनाए जाते थे। तो ये जो एनिमल्स है ये भी ह्यूमंस के लिए क्या होते हैं, बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। इंसेक्ट्स लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी। अभी जो बीज होती है वो अपने को क्या प्रोवाइड करती है, हनी प्रोवाइड करती है। हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स एंड हेल्प इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। अभी जो बीज होती है ये पॉलिनेशन का भी काम करती है और बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट्स। अभी जो बर्ड्स होते हैं वो इंसेक्ट्स को खाते हैं, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, दे एक्ट एज ए डिकम्पोजर्स एज वेल, ठीक है। ये जो बर्ड्स होते हैं इंसेक्ट्स को खाते हैं, मतलब जो मच्छर होते हैं उनको खाते हैं, जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं उनके खाते हैं। और कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो सॉइल में जो चीजें होती है, जो डेड मैटर होता है उसको डिकम्पोज करने का काम करते हैं। वल्चर ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइवस्टॉक इज अ स्कैवेंजर। अभी जो वल्चर होता है वो क्या करता है, ये वल्चर एक नॉन वेजिटेरियन बर्ड है, मतलब नॉन वेज खाता है वो। और ये जो वल्चर होते हैं वो क्या करते हैं, जितने भी एनिमल्स डेड पड़े हुए हैं उनको खाने का काम करते हैं। तो ये क्या हो जाता है, वहां पे उनका डिकम्पोजिशन का प्रोसेस हो जाता है। कंसिडर एज अ वाइटल क्लींजर ऑफ द एनवायरमेंट। और ये वल्चर होता है ये क्लींजर, मतलब क्लीनिंग, एनवायरमेंट क्लीनिंग करने का काम करता है, ठीक है। जो मरे पड़े जो एनिमल्स उनको खाने का काम करता है, तो क्लीन करने का काम कर रहा है। सो एनिमल्स बिग और स्मॉल ऑल आर इंटीग्रल इन मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम। तो ये दुनिया में जितने भी एनिमल्स है वो क्या कर रहे हैं, इकोसिस्टम का पार्ट है और वो इकोसिस्टम को बैलेंस कर रहे हैं। हर किसी का अपना क्या है, रोल है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपके बुक में वल्चर के रिलेटेड ये दिया हुआ है, डू यू नो दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है। वल्चर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट वर डाइंग ऑफ किडनी फेलियर। अभी जो इंडिया में जो वल्चर्स थे वो किडनी फेलियर की वजह से मर रहे। क्यों किडनी फेलियर की वजह से मर रहे, क्योंकि जो काउस को या जो कैटल को वो खा रहे थे, ठीक है, जो गाय भैंस बकरी को, मरे हुए गाय भैंस बकरी को जो खा रहे थे, जो गाय भैंस बकरी का जो दूध है वो बढ़ाने के लिए हम उनको इंजेक्शंस देते हैं, ठीक है। उनका जो मिल्क प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है वो बढ़ाने के लिए जो ह्यूमन से वो क्या दे रहे हैं, गाय भैंस बकरी को उनको इंजेक्शन दिया जा रहा है। तो वो इंजेक्शन की वजह से ये जो वल्चर्स है ये वल्चर्स को अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो वल्चर्स का जो डेथ है ये इंसिडेंस की वजह से देखा गया, ठीक है। ये डू यू नो में दिया हुआ है। अभी नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अभी जो नेचुरल वेजिटेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरली ऑन द टेम्परेचर। अभी कोई भी जो वेजिटेशन होता है, मतलब कोई भी जो फॉरेस्ट होता है वो डेवलप कैसे होता है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर से। और वहां पे क्या होना चाहिए, बारिश होना चाहिए, मॉइस्चर और रेन होना चाहिए। जहां पे ज्यादा बारिश होगी वहां पे फॉरेस्ट सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, श्रब्स एंड तुंद्रा। अभी जो मेजर वेजिटेशन मतलब जहां पे ज्यादा फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं वहां पे उसको क्या किया जाए, क्या किया गया है, उसको कैटेगराइज किया गया। इन द एरियाज ऑफ हेवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज थ्राइव। मतलब जहां पे बारिश बहुत ज्यादा होती है वहां पे ट्रीज, बड़े बड़े ट्रीज आपको देखने को मिलते हैं। मतलब जहां पे बारिश ज्यादा है वहां पे घने जंगल आपको देखने को मिलेंगे जिनकी बहुत बड़ी ऐसे कैनोपी होती है, जहां पे जो सनलाइट होती है वो पास होना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद द एरियाज हैविंग अबंडेंट वाटर सप्लाई। मतलब जहां पे ज्यादा वाटर सप्लाई होगा वहां पे फॉरेस्ट बड़े बड़े होंगे। एज द अमाउंट ऑफ द मॉइस्चर डिक्रीजेस द साइज ऑफ द ट्रीज एंड द डेंसिटी रिड्यूसेस। मतलब जहां पे मॉइस्चर कम हो जाता है, जहां पे पानी का कंटेंट कम हो जाता है वहां पे फॉरेस्ट छोटे देखने को मिलते हैं। शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रो इन द रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल। मतलब ऐसी जगह जहां पे बारिश जो है जो बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, वहां पे जो होते हैं वहां पे स्टंटेड, मतलब जो छोटे ट्रीज होते हैं वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स, ठीक है। अब ये श्रब्स जो होते हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये होता है श्रब्स और ये होता है स्क्रब्स, ठीक है। ये होते हैं स्क्रब्स, ये दोनों में डिफरेंस होता है। थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन द ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। अभी ये ऐसे एरियाज में ग्रो होते हैं जहां पे बारिश बहुत कम है, देयर इज नो रेन, मतलब थोड़ी बहुत है, उससे ही वो क्या करते हैं, काम चलाते हैं। जो कैक्टस होगा, ये कैक्टस भी ऐसा प्लांट होता है जिसको बहुत कम पानी लगता है। इन सच एरियाज प्लांट्स हैव डीप रूट्स एंड लीव्स विद थॉर्नी एंड वैक्सी सरफेस रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपिरेशन। अभी इनके जो कांटे होते हैं, यहाँ पे डेजर्ट जैसे एरियाज में आपको ये प्लांट्स देखने को मिलेंगे। अभी ये जो कांटे होते हैं ये क्या करते हैं, ये प्लांट में जो वाटर कंटेंट होता है वो बाहर जाने से रोकते हैं।
ठीक है, और जितना भी पानी अंदर प्लांट के अंदर है वही वो यूटिलाइज किया जाता है। इसी की वजह से जो प्लांट्स है ये ऐसे हॉट एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाते हैं। तुंद्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन कॉम्प्रोमाइज ऑफ मॉसेस एंड लीचेंस। अभी यहाँ पे फोटो दिया हुआ है, ये जो आप पेड़ों पे देखते होंगे जो ग्रीनरी ग्रीनरी आ जाता है ना पेड़ पे, ठीक है, जो बैक्टीरिया जैसा दिखता है, इसी को क्या बोला जा रहा है, लीचेंस एंड मॉसेस बोला जा रहा है। टुडे देयर आर मेनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड देन देयर वर 2 centuries बैक। एक सेंचुरी मतलब कितने साल का होता है, 100 years का हो रहा है, मतलब यहाँ पे 2 century मतलब यहाँ पे 200 साल हो रहा है। अभी 200 साल पहले जो लोग हैं उनकी पॉपुलेशन अलग हुआ करती थी, आज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। टू फीड द ग्रोइंग नंबर्स लार्ज एरियाज ऑफ द फॉरेस्ट हैज बीन क्लियर्ड। अभी ये जो पॉपुलेशन आज जैसे बढ़ते बढ़ते जा रही है, तो ये पॉपुलेशन को खाना खिलाने के लिए एग्रीकल्चर ज्यादा करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट है उसको काटना पड़ रहा है, ठीक है। फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज वैनिशिंग रैपिडली। अभी जो फॉरेस्ट है ये दिन ब दिन क्या होते जा रहे हैं, बहुत कम होते जा रहे हैं, ठीक है। उनका जो फॉरेस्ट का जो एरिया है वो कम होते जा रहा है, ठीक है। इट इज एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्स। और आज एक अर्जेंट जरूरत है कि लोग ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, ठीक है। अभी नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अभी ये जो वाइल्ड लाइफ है, ये जो फॉरेस्ट है, ये जो एनिमल्स है, इनको कंजर्व भी करना पड़ेगा। जैसे हमने लैंड को कंजर्व किया, जैसे वाटर को कंजर्व किया, वैसे वाइल्ड लाइफ को भी कंजर्व करना पड़ेगा, तभी इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहेगा, ठीक है। फॉरेस्ट आर आर वेल्थ। अभी जो फॉरेस्ट है ये अपना क्या है, ये अपनी प्रॉपर्टी है, अपना वेल्थ है, ठीक है। प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल्स। जो प्लांट्स होते हैं वो एनिमल्स को शेल्टर देते हैं एंड दे टुगेदर मेंटेन द इकोसिस्टम। मतलब ये वर्ल्ड में ये पूरे अर्थ जो है, अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ये एक दूसरे के ऊपर क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट। अभी ये जो क्लाइमेट चेंज का जो इशू आ गया है, जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रहा है, अर्थ का जो हीट है वो बढ़ते जा रहा है, उसकी वजह से और ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से ह्यूमंस जो है वो अपने डेवलपमेंट के नाम पे फॉरेस्ट को काट रहे हैं, एनिमल्स को मार रहे हैं, एनिमल्स की स्मगलिंग की जा रही है, एनिमल्स को मारा जा रहा है उनके स्किन के लिए, ठीक है, लेदर्स के जो मटेरियल है वो बनाए जा रहे हैं। तो इसकी वजह से ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से क्या होने लगे, जो नेचुरल हैबिटेट है, जो वाइल्ड लाइफ है, वो खत्म होने लग गई है, ठीक है। मेनी स्पीशीज हैव बिकम वल्नरेबल। वल्नरेबल मतलब क्या होता है, वल्नरेबल मतलब वीक होता है। तो बहुत सारी जो स्पीशीज है वो क्या होने लग गई, वीक बनने लग गई है, एंडेंजर होने लग गई, मतलब उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम होने लग गई है, एंड सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। अभी बहुत सारी जो स्पीशीज है वो खत्म होने की कगार पर है, मतलब वो अभी अर्थ पे नहीं रहेंगे। लास्ट 2-4 स्पीशीज बचे हैं ऐसे, ठीक है, जो अभी अर्थ से वाइप आउट हो जाएंगे। अभी टाइगर भी है, ये टाइगर भी अर्थ से वाइप आउट होने वाला था, पर इंडियन गवर्नमेंट ने अभी टाइगर का धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ा रहा है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, फॉरेस्ट फायर, सुनामी एंड लैंडस्लाइड आर सम ऑफ द ह्यूमन नेचुरल फैक्टर्स। अभी ह्यूमन फैक्टर्स कौन से जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट है ये कम होते जा रहे हैं। पहला तो डिफॉरेस्टेशन है, हम फॉरेस्ट को काट रहे हैं। दूसरा सॉइल इरोजन है, सॉइल एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो सॉइल जो है उसकी वजह से फॉरेस्ट ग्रो नहीं हो रहे। कंस्ट्रक्शन जो एक्टिविटीज है, हम सोसाइटीज बना रहे हैं, रेसिडेंशियल सोसाइटीज बना रहे हैं, इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, तो उसकी वजह से भी जो फॉरेस्ट है वो कम होते जा रहा है। जो सुनामी है, लैंडस्लाइड जैसे जो नेचुरल कैलामिटीज हो जाते हैं, उसकी वजह से भी फॉरेस्ट पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है और फॉरेस्ट फायर्स हो जाते हैं। फॉरेस्ट फायर मतलब क्या, फॉरेस्ट फायर मतलब कि जो फॉरेस्ट होती है, फॉरेस्ट में नेचुरली आग लग जाती है। जब एक ट्री दूसरे ट्री पे गिरता है तो वो घिसता है एक दूसरे पे, तो घिसने की वजह से क्या हो जाता है, एक फायर क्रिएट हो जाती है। तो फायर क्रिएट होने की वजह से क्या होता है, जंगल जलने लग जाता है, तो इसी को क्या बोला जाता है, फॉरेस्ट फायर बोला जाता है। तो ये सारी चीजों की वजह से जो फॉरेस्ट है वो क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। वन ऑफ द मेजर कंसर्न इज द पोचिंग। अभी और एक दूसरा जो मेजर कंसर्न है वो पोचिंग है। पोचिंग मतलब क्या, एनिमल्स का हंटिंग। जो ह्यूमंस है ये हंट करते जा रहे हैं एनिमल्स के स्किन के लिए, उनके नेल्स के लिए, ठीक है, उनके जो बाकी जो ये चीजें होती है तो मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज होती है, उनके बोन्स जो होते हैं मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं एनिमल्स के बोन्स, इसलिए उनको क्या किया जाता है, उनको मारा जाता है। अभी स्नेक्स का भी जो पॉइजन होता है वो मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज होता है और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो स्नेक्स को भी लोग क्या करते हैं, मारते हैं। तो उनका पोचिंग किया जा रहा है, हंटिंग किया जा रहा है। The animals are pushed to collection of illegal trade of hide, skin, nails, teeth, horns, etc. अभी उनके जो स्किन्स होती है उनका ट्रेड होता है, उनके नेल्स होते हैं उनका ट्रेड होता है, उनके जो दांत होते हैं, फिर उनका जो पॉइजन होता है, हर एक एनिमल में अलग दूसरा पॉइजन होता है, तो पॉइजन क्या क्या होता है, मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज होता है। उनके जो बोन्स होते हैं वो भी मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज होते हैं, ठीक है। सम ऑफ दिस एनिमल्स आर टाइगर्स। अभी ये एनिमल्स कौन से हैं, टाइगर है, एलिफेंट है, डियर है, ब्लैक बग है, क्रोकोडाइल है। क्रोकोडाइल के स्किन से लेदर बनाया जाता है, ठीक है। एलिफेंट की जो टस्क होते हैं, जो बड़े बड़े दांत होते हैं, वो चॉपस्टिक्स की तरह यूज होते हैं बहुत जगह पे। दिस कैन बी कंजर्व बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस। अभी ये जो एनिमल्स इनको कंजर्व किया जा सकता है, इनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है अब लोगों में अवेयरनेस लाके।
फिर इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, नेशनल पार्क इंट्रोड्यूस कर रही है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इंट्रोड्यूस कर रही है, बायोस्फीयर रिजर्व इंट्रोड्यूस कर रही है। अभी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है यहाँ पे पोचिंग अलाउड नहीं होती, कैप्चरिंग अलाउड नहीं होती, मतलब ह्यूमन इंटरफेरेंस यहाँ पे अलाउड नहीं होता, ठीक है। अभी जो नेशनल पार्क होते हैं ये यहाँ पे किसको प्रोटेक्ट करते हैं, बस वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं और पूरे एंटायर इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं। और जो बायोस्फीयर जो रिजर्व होते हैं ये यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, एनिमल्स के कुछ एरियाज होते हैं, उनको प्रोटेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई भी गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ द क्रीक्स, क्रीक्स मतलब क्या होता है, जो रिवर होती है वो बहुत बड़ी होती है, पर जो रिवर एक स्पेसिफिक एरिया में जो छोटी सी रिवर होती है उसको क्या बोला जाता है, क्रीक बोला जाता है, ठीक है। क्रीक है, लेक्स है, वेटलैंड्स है। वेटलैंड मतलब क्या होता है, वेटलैंड मतलब ऐसी जमीन जो 24/7 पानी से भरी हुई है, दैट इज वेटलैंड, ठीक है। तो बहुत सारे ट्रीज भी वेटलैंड पे ग्रो होते हैं, तो ये जो क्रीक्स है, लेक्स है, वेटलैंड्स, इनको भी प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। There is a balance of the environment if the relative number of species is not disturbed। अभी ये सारे जो स्पीसीज है ये अपना एक बैलेंस मेंटेन करके रखे, इकोसिस्टम जो है उसका बैलेंस मेंटेन है। अगर जो स्पीशीज है अगर वो डिप्लीट होते चले जाएंगे तो ये बैलेंस क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। इससे ग्लोबल वार्मिंग के या बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट। और ह्यूमन जो एक्टिविटीज है, इन्होंने ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से बहुत सारे जो नेचुरल हैबिटेट है, जो एनिमल्स है वो एक्सटिंक्ट हो गए, एनिमल्स मर गए, बहुत सारे एनिमल्स का हंटिंग किया गया, तो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो पहले ही डिस्टर्ब हो चुका है ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से। ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग सेवरल बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव आइदर बिकम एक्सटिंक्ट और सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। मतलब ये हंटिंग की वजह से, पोजिंग की वजह से बहुत सारे जो एनिमल्स है वो क्या होने लगे, एक्सटिंक्ट होने लगे, ये मतलब अर्थ से वाइप आउट होने लगे, ठीक है। अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक सोशल फॉरेस्ट्री, अभी कौन से अवेयरनेस प्रोग्राम्स गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर रही है, पहला तो है वन महोत्सव। वन महोत्सव मतलब जो फॉरेस्ट होता है, ये फॉरेस्ट में जितने भी एनिमल्स होते हैं वहां पे एक सेलिब्रेशन किया जाता है, फॉरेस्ट के अवेयरनेस के बारे में बताया जाता है कि फॉरेस्ट के यूजेस क्या है, फॉरेस्ट को क्यों कंजर्व करना चाहिए। ऐसे वन महोत्सव जैसे क्या होने चाहिए, प्रोग्राम्स हर जगह पे कंडक्ट करने चाहिए जिससे लोगों को पता चले फॉरेस्ट कितने इंपॉर्टेंट है और क्या फॉरेस्ट के साथ कैसा करना चाहिए, फॉरेस्ट को कैसे प्रिजर्व करना चाहिए। स्कूल चिल्ड्रन शुड बी एंकरेज टू बर्ड वॉच एंड विजिट नेचर कैंप्स। अभी जो स्कूल के जो बच्चे हैं उनको एंकरेज करना चाहिए, उनको गार्डन्स में लेके जाना चाहिए, फॉरेस्ट में लेके जाना चाहिए, जिससे उनको पता चले कि नेचर एग्जैक्टली है क्या। मेनी कंट्रीज हैव पास लॉज अगेंस्ट द ट्रेड एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड्स। अभी बहुत सारे कंट्रीज ने भी लॉ पास किए कि कोई भी एनिमल्स की हंटिंग नहीं करेगा, पूचिंग नहीं करेगा। इंडिया भी उसमें से एक कंट्री है यहाँ पे हंटिंग अलाउड नहीं है, पूचिंग अलाउड नहीं है। बहुत सारे जो रूल्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स है। एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट्स, अभी ये जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है, कन्वेंशन मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक एग्रीमेंट किया जाता है, एग्रीमेंट किया जाता है कि वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज है ये एग्रीमेंट फॉलो करेंगे। अभी ये एग्रीमेंट क्या है, साइट्स है, ये साइट्स को हम देखेंगे लास्ट में। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। अभी ये जो कंजर्वेशन है ये क्या हो जाती है, एक एथिकल ड्यूटी हो जाती है। आपको अगर इकोलॉजी को मेंटेन करना है, अर्थ को और प्रोटेक्टेड रखना है, तो आपको ये ड्यूटी करनी पड़ेगी, आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये करनी पड़ेगी, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। डू यू नो, अभी जो साइट्स है, ये साइट्स क्या है, ये साइट्स का फुल फॉर्म है पहले, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज इन फ्लोरा इन ऑफ वाइल्ड लाइफ फ्लोरा एंड फोना, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट, ये क्या है, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट मतलब बहुत सारे कंट्रीज में साथ में मिलकर ये एग्रीमेंट बना है, ठीक है, बिटवीन द गवर्नमेंट्स, वर्ल्ड के अलग अलग गवर्नमेंट्स में। इट एम टू एंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रेड मतलब क्या कि एक कंट्री में, फॉर एग्जांपल इंडिया में टाइगर्स ज्यादा है, तो इंडिया में टाइगर्स ज्यादा है तो इंडिया किसी भी कंट्री, दूसरे कंट्रीज के साथ टाइगर्स का ट्रेड नहीं करेगी, ठीक है। तो जो एंडेंजर स्पीशीज है अगर उनका ट्रेड करना भी है, पर उनका करना है तो कर सकते हैं, पर उनका सर्वाइवल उसकी वजह से थ्रेटन नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही, ये क्या है, एग्रीमेंट साइट्स का। roughly 5,000 species of animals and 28,000 species of plants are protected। मतलब ये साइट्स के हिसाब से 5,000 स्पीशीज को प्रोटेक्ट कर दिया गया है, मतलब उनका ट्रेड नहीं हो सकता, उनका ट्रेड बैंड है, कोई भी कंट्री उसका ट्रेड नहीं कर सकती, ठीक है। 28 स्पीशीज है प्लांट्स की, उनका भी ट्रेड नहीं किया जा सकता। उसमें कौन से बियर्स है, डॉल्फिन्स है, कैक्टी है, कोरल्स है, ऑर्चिड्स है, ओल्स है, ये सारे एग्जांपल ये किस में आ जाते हैं, ये साइट्स में आ जाते हैं। मतलब उनको प्रोटेक्ट करके रखा है, कोई भी कंट्री उसके साथ ट्रेड नहीं कर सकती या एनिमल्स का ट्रेड नहीं कर सकती, ठीक है। ठीक है, that's all for the today's lecture. If you people have any doubts, queries, you can connect me on Instagram. I am on YouTube as well. ठीक है, next lecture में मिलते हैं. Bye bye.